ऑलमोस्ट हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ हुआ करता था। उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा शायद हमसे ज़्यादा ही था, पर उनके ऑब्जर्वेशन सिर्फ उनकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनकी आंख तक ही लिमिटेड थे, जिससे वो सिर्फ देख सकते थे लेकिन किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के नेचर को समझ नहीं सकते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3500 सितारे देख पाते थे, लेकिन आज के टेलीस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट से हम लगभग 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक यूनिवर्स को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट की किरण एक साल में तय करती है, विच इज अराउंड 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। यूनिवर्स की मॉडर्न पिक्चर्स हमें एक ह्यूज, कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट को दिखाती है, जिसमें हम बस एक छोटे से ही हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं और यही इवॉल्व करते हैं। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम और नोन यूनिवर्स में एक लौता कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सस्टेनिंग प्लेनेट है। यहाँ की कंडीशंस इतनी सूटेबल है कि यहाँ समंदर में भी और जमीन में भी दोनों पर पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड वाटर लाइफ को ग्रोथ और इवॉल्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, पर इतना साइंटिफिकली एडवांस होने के बाद भी आज तक हम अपने ही प्लेनेट के आउटर एटमॉस्फेयर और ऑर्बिट तक ही लिमिटेड हैं और अब तक सिर्फ नज़दीक के सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि चांद और अपने सोलर सिस्टम के कुछ नेबरिंग प्लैनेट्स को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन आज हम अर्थ से काफ़ी लाइट ईयर्स के दूर के प्लैनेट्स और उनके स्टार सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को पता है कि जो शाइनिंग ब्लिंकिंग डिम स्टार हमें नॉर्मल विजन में दिखते हैं, उनसे आ रही वो थोड़ी सी रोशनी से उनके सोर्स के बारे में काफ़ी बातें पता की जा सकती है। उनके मूवमेंट्स, उनके एटमॉस्फेयर, उनकी हिस्ट्री और पोटेंशियल फ्यूचर और भी बहुत चीज़ें एनालाइज हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इतनी एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। ये सफ़र असल में साल 1609 में शुरू हुआ, जब इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने एक छोटा सा होममेड टेलीस्कोप बनाया और अपने घर के छत से आसमान की तरफ देखने लग गए। और उसी दिन उन्होंने पूरे ह्यूमन स्पीशीज के लिए एक बहुत ही वास्ट डोर ओपन कर दिया, एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड यूनिवर्स की। ऑप्टिकल टेलीस्कोप ह्यूमन आई की तरह काम करता है, जो लाइट को कलेक्ट करता है और उसे एक सिंगल स्पॉट पर फोकस करता है, पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं टू डू द जॉब। एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं लाइट को कलेक्ट एंड फोकस करने के लिए। कलेक्टेड लाइट का अमाउंट टेलीस्कोप के लेंस या मिरर के एरिया पर डिपेंड करता है। एक बड़ा ऑप्टिकल सिस्टम ज्यादा लाइट कलेक्ट करता है, इसलिए वो फेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को दिखाता है जो इंसानी आंख देख नहीं सकते। ज्यादातर फेंट ऑब्जेक्ट्स इसीलिए नजर नहीं आते क्योंकि वो दूर होते हैं और उनकी लाइट को हम तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। बावजूद इसके कि लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है इस यूनिवर्स में, लेकिन तो इतने टाइम के बाद जब वो लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है और हम उसे देखते हैं, तो असल में हम वो पिक्चर देख रहे हैं जैसे वो पास्ट में दिखता था जब उस लाइट की रे अपनी जर्नी शुरू करती थी। और ये बता पाना मुश्किल है कि जब उस लाइट ईयर्स दूर सोर्स से लाइट हम तक पहुंचती है, इतने में शायद वो सोर्स अब वहाँ बचा ही ना हो। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। तो अगर बाय चांस सन एकदम से गायब हो जाए तो इस बात का पता हमें 8 मिनट और कुछ सेकंड्स के बाद पता चलेगा, जब वो लास्ट रे हम तक पहुंच जाएगी। तो इसी वजह से टेलीस्कोप एक तरह से हमारे आंखों के लिए एक टाइम मशीन का भी काम करते हैं। वो सिंपल सा टेलीस्कोप गैलीलियो के बेसिक इंस्ट्रूमेंट से इवॉल्व होकर आज के दिन में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस और प्रिसाइज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बन चुकी है। आज हम लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप को स्पेस में देखने के लिए रिमोट माउंटेन टॉप्स पर सेटअप करते हैं, जो अर्बन एरिया से काफ़ी दूर होते हैं। जैसे कि ये टेलीस्कोप लाइट पोल्यूशन से दूर रहे, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में रुकावट डालती है। इनमें से कुछ लार्ज टेलीस्कोप का साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे इनका अपर्चर रेंज अप टू 8 से 10 मीटर भी होता है, जैसे कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स के यूज़ किए जाने वाले टेलीस्कोप मोना के है, हवाई में प्लेस किया गया है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने चिली के अटाकामा डेजर्ट में क्यूरो पैरानल पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, जिसे वो वेरी लार्ज टेलीस्कोप या VLT कहते हैं। और ये टेलीस्कोप टोटल 4 रिफ्लेक्टर्स से बना है
और हर एक रिफ्लेक्टर का डायमीटर 8.2 मीटर्स है। और क्योंकि अटाकामा डेजर्ट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एम्प्टी रीजन्स में से एक है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए VLT को आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये टेलीस्कोप बेसिक लाइट के साथ है ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रेडिएशन भी ऑब्जर्व कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो नेकेड आई से बिलियंस ऑफ टाइम्स फेंट दिखते हैं। इन टेलीस्कोप का वेट हंड्रेड्स ऑफ टन्स होता है, लेकिन ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीमली एक्यूरेसी के साथ पॉइंट और ट्रैक करने में कैपेबल होते हैं। ये टेलीस्कोप अडेप्टिव ऑप्टिक्स का यूज करते हैं जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस को कॉम्पनसेट करके इनके साथ कई ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइट सेंसिटिव कैमरास और हाईली टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोग्राफ्स भी अटैच्ड हैं। ये लार्ज टेलीस्कोप मेनली लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और यूनिवर्स के एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं, जहां दूर दूर के गैलेक्सीज के क्लस्टर्स और उनके मेंबर्स के इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है। इन जायंट टेलीस्कोप के साथ साथ ओल्डर और स्मॉलर टेलीस्कोप का भी साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम इन्वेंटर्स एंड साइंटिस्ट, बहुत जल्द नियर फ्यूचर में नए जायंट अर्थ बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जैसे कि यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या ELT एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अवेलेबल होंगे, जिसमें लगभग 40 मीटर डायामीटर के सेगमेंट मिरर्स होगा और इन ELTs को कायरो अरमोसरस अटाकामा डेजर्ट में कुछ सालों में ही इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद हम आज भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से होने वाले प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें कुछ टेलीस्कोप को स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। और इन स्पेस टेलीस्कोप में अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसका मिरर 2.4 मीटर का है। और ये 1991 से हबल ने यूनिवर्स को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ ऑब्जर्व किया है और कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के लिए हबल को ही क्रेडिट दिया जाता है। हबल का सक्सेसर जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का मिरर 6.5 मीटर्स का है और इसे लाइट को इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये गैलेक्सीज और स्टार्स को 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर भी ऑब्जर्व करने में कैपेबल है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का एक मेजर रोल इंडिविजुअल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के स्टडी करने में भी होता है। जैसे हम बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का इमेजेस ले सकते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस इस बात का एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है। लेकिन जनरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सिर्फ विजिबल बैंड में ही रेडिएशन इमिट नहीं करते जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू एक्सेसिबल होता है, बल्कि वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन इमिट करते हैं और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से बने होते हैं और ये सब एक साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जिसमें से ज्यादातर इनविजिबल होते हैं। ना ही सिर्फ ह्यूमन आइज के लिए बट इवन सबसे एडवांस ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए भी। ऑप्टिकल लाइट जो हम अपनी आंखों और ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देखते हैं वो सिंस द बिगिनिंग ह्यूमन बीइंग्स के अंडरस्टैंडिंग में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थ्रू ऑप्टिकल लाइट हम प्लैनेट्स के मोशंस को नाइट स्काई में स्टडी कर सकते हैं और स्टार्स को फॉर्म होते या डिस्ट्रॉय होते भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट फिर कुछ डेकेड्स पहले ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्कवर किया कि ऑप्टिकल लाइट ही यूनिवर्स में ओनली फॉर्म ऑफ रेडिएशन नहीं है और ये डिस्कवरी फर्दर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एक्स-रे रेडिएशन, रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइट, और ये सारी चीजें सब एक साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। स्टार और गैलेक्सीज सिर्फ अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा ऑप्टिकल लाइट में इमिट करते हैं और मेजॉरिटी एक्स रेज और गामा रेज जैसे पावरफुल रेडिएशन इमिट करते हैं जो यूनिवर्स के सबसे ज्यादा टेम्परेचर्स वाली जगह से आती है, जैसे कि जायंट ब्लैक होल्स में डिवोर होते हुए मैटर जो दूर की गैलेक्सीज के सेंटर में होता है। हमें इन सब रेडिएशन टाइप्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सरे से लेके रेडियो वेव्स तक, ताकि हम उन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को पूरी पिक्चर से समझ सके जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज और सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना साइमल्टेनियसली एक फ्रीक्वेंसी में इमिट करते हैं, लेकिन वो कुछ फ्रीक्वेंसीज में ज्यादा स्ट्रांगली इमिट करते हैं। उनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से ये हॉट और वायलेंट प्रोसेस मोस्टली शॉर्ट वेव लेंथ में रेडिएट करते हैं, जबकि कोल्ड और क्वाइट
प्रोसेस लॉन्गर वेवलेंथ्स में रेडिएट करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को जायंट पैराबोलिक एंटेनास के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिससे रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट दिन में 24 घंटे स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डिस्टर्ब हुए। कई रेडियो टेलीस्कोप केयरफुली प्लैनेट के ऑल अराउंड सेटअप किए गए हैं, जिसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड अल्मा है, जो चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटू पर सिचुएटेड है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स से बना होता है, जो एक्स और गामा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बेशन प्रोसेस के थ्रू, और इन रेडिएशन का हाई एनर्जी इन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में यूज होता है। ऑल्दो एटमॉस्फेयर में एटम्स की स्पेसिंग अच्छी होती है, पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो एक्स और गामा रेडिएशन को मिलते हैं बहुत ज्यादा होता है। अर्थ की एटमॉस्फेयर इतनी मोटी है कि वो एक्स रेज और गामा रेज को हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देती। ये इंसानों के लिए तो अच्छी है, पर एस्ट्रोनॉमी के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शीट की वजह से हमें टेलीस्कोप को सैटेलाइट में लगाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर के सरफेस तक नहीं आ सकती। इसलिए हम स्पेस में ऐसे ऑब्जर्वेटरीज लगाते हैं जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज स्पेशली हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट्स, एक्स रेज और गामा रेज को अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है, और हाई एनर्जीज पे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना एक ही तरीका है, स्पेस ऑब्जर्वेशन का यूज करना। ये ऑब्जर्वेशंस हमें कुछ ऐसे फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करने में मौका देती है जो पहले हमारे लिमिटेशंस के परे थे। एक्स रेज और गामा रेज से हम यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और धमाकेदार फिनोमेना को देख पाते हैं, और जब कोई इन वेवलेंथ्स पर स्काई को देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है उस यूजुअल शांत रात को दिखने वाले आसमान से। जब एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की बात करते हैं तो वो बेसिकली हर टाइप के ब्लैक होल्स, सुपरनोवास, किलोनोवास, गामा रेज बर्स्ट और न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करते हैं, और साथ ही गैलेक्सी क्लस्टर्स में पाए जाने वाले हॉट गैस की भी। और साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की इन जगहों पर मैटर एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, जैसे कि वायलेंट कोलिजन्स, पावरफुल एक्सप्लोजन्स, फास्ट रोटेशंस या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स को रिलेटिवली एनर्जीज एंड एक्सेलरेट किया जा सकता है, जिसमें माइंड यू मैटर 10 और 100 मिलियन डिग्रीज तक हीट हो सकता है। ये हाई टेम्परेचर ही रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, खास करके एक्स रेस और गामा रेस के फॉर्म। टेम्परेचर एक की एलिमेंट है अलग अलग टाइप्स की लाइट प्रोड्यूस करने में, लेकिन लाइट अकेला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता जो हमें यूनिवर्स के फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताती है। जब यूनिवर्स में वायलेंट हाई एनर्जी नेचुरल प्रोसेस होते हैं तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसे न्यूट्रॉन्स कहते हैं, वो अनकाउंटेबली लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रॉन्स एकदम इल्यूसिव पार्टिकल्स होते हैं जो रिलेटिविस्टिक स्पीड में मूव करते हैं। इनका मास भी मिनिमल या नेग्लिजिबल होता है, और ये बाकी मैटर के साथ रेयरली इंटरैक्ट करते हैं। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल सेंसर यूज करना पड़ता है, जो अंडरग्राउंड में काफी डीप या फिर सी बेड पे लेड होते हैं, ताकि सारी इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जा सके। और फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहती है कि स्पेस टाइम का वेब मास एनर्जी के एग्जिस्टेंस से अल्टर हो सकता है। यूनिवर्स के कुछ वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस स्पेस टाइम का फैब्रिक में रिपल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ये कॉस्मिक रिपल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अपने साथ अपने ओरिजिन की इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं, और ग्रेविटी के नेचर का क्लूज भी देते हैं। पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन एविडेंस एक बाइनरी सिस्टम के पल्सर के स्टडी से आया। इस बाइनरी पल्सर को ऑर्बिटल डीके परफेक्टली कंसिस्टेंस थी। ग्रेविटेशनल वेव इमिशन के साथ, जैसे कि आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था, बाद में 2015 में हमें पहली बार अर्थ पर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्व हुए। लीगो इंटरफेरोमीटर्स ने 14 सितंबर 2015 को एक सिग्नल डिटेक्ट किया जो एक बाइनरी सिस्टम ऑफ ब्लैक होल्स के मर्जर से आया था। इसने ग्रेविटेशनल वेव के साथ यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन का एक नया एरा शुरू किया। अभी रिसेंटली हमने स्पेशल ऑब्जर्वेटरीज डेवलप कर ली हैं जो इन रिपल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जब ये हमारे प्लेनेट से गुजरती है। लीगो, जो यूएस में लेजर इंफॉर्मेशन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है,
और वर्गो एंटीना जो यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी EGO पीसा इटली में होस्ट किया गया है। ये सब लेजर इंटरफेरोमीटर्स यूज करते हैं इन्हें डिटेक्ट करने के लिए। आज के टाइम में मल्टी मैसेंजर फिजिक्स काम करते हैं, जिसका मतलब है कि हम यूनिवर्स को सिर्फ लाइट से नहीं समझने की कोशिश करते, पर पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज जैसे हाई एनर्जी प्रोटॉन्स और ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव एंटीनास से जो फ्रिक्वेंसीज हम मेजर करते हैं वो अकॉस्टिक रेंज की होती है। हम साउंड को डायरेक्टली नहीं सुनते, बस फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम यूनिवर्स को सिर्फ लाइट से नहीं मल्टी सेंसोरियल प्रैक्टिसेस की समझने की कोशिश करें, जिसमें लाइट के अलावा साउंड और पार्टिकल भी शामिल होते हैं। चलो अब हम यूनिवर्स के कुछ सबसे वायलेंट फिनोमेना को देखते हैं जो हमें अपने सब इंस्ट्रूमेंट्स से ऑब्जर्व करने पड़ते हैं ताकि नेचुरल प्रोसेस का एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सबसे मैसिव स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के टाइम पे वायलेंट डेथ फेस करते हैं। इन एक्सप्लोजन्स के बाद स्टार के कोर्स व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल बन सकते हैं। स्पेशली हाई मास स्टार ब्लैक होल्स बन के एंड होते हैं। इन स्टेलर रेमिनेंट से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, इवन लाइट भी नहीं। ब्लैक होल्स सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पुल कर लेते हैं एंड इवेंचुअली उन्हें डिवोर कर लेते हैं, इसलिए उनका मास बढ़ता जाता है। जब मैटर ब्लैक होल्स के पास कोलैप्स होते हैं, एक असर्टेशन डिस्क बनता है उनके आसपास, जो अंदर की तरफ स्पाइरल होते हैं। इस डिस्क में टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि गामा रेज और एक्स रेज जनरेट होने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स जेट्स क्रिएट करते हैं जो लाइट की स्पीड के पास पास पैरेलली मूव करते हैं और वायलेंटली इंटरस्टेलर मैटर से इंटरैक्ट करते हैं जो उनके आसपास होते हैं। ये रेडिएशन अभी लाइट फ्रीक्वेंसीज में प्रोड्यूस होता है। देन मीडियम मास स्टार्स की डेथ न्यूट्रॉन स्टार्स क्रिएट करते हैं। ये छोटी पर बहुत डेंस ऑब्जेक्ट होती है जो बहुत हाई वेलोसिटीज पे स्पिन करते हैं और इनका रेडिएशन इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब इनकी इमिशन का बीम अर्थ की तरफ पॉइंट करता है, इससे उनकी लुमिनोसिटीज में एक पीरियोडिकल चेंजेस आते हैं, इसीलिए हम इन्हें पल्सर्स कहते हैं। पल्सर्स के भी असर्टेशन डिस्क और जेट्स हो सकते हैं, पर उनके स्केल ब्लैक होल के मुकाबले छोटे होते हैं। और लास्टली बाइनरी स्टार्स बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के साथ, ये फिर भी कभी कभी मर्ज कर जाते हैं। स्पेशल केसेस में जब एक बाइनरी स्टार बहुत डेंस होती है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या स्टेलर मास ब्लैक होल, तो मास ट्रांसफर होता है न्यूट्रॉन स्टार का स्टेलर ब्लैक होल की तरफ फ्रॉम द अकम्पनिंग स्टार। दो कॉमन स्टार के मर्जिंग या फिर दो न्यूट्रॉन स्टार के मोर वायलेंट मर्जिंग से ये होता है। ये मर्जर्स हमेशा सबसे ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन्स बनाते हैं जो काफी अमाउंट ऑफ एक्सरे एंड गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसे गामा रे बर्स्ट कहते हैं। एंड आगे जाके ये डिटेक्टेबल ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कम होती है पर लार्ज स्केल पे ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं दो ब्लैक होल्स के मर्जर्स। ये सबसे वायलेंट फिनोमेना होते हैं यूनिवर्स में और अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव के फॉर्म में जनरेट करते हैं। हमारा गैलेक्सी का सेंटर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो सराउंडिंग मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नियर बाय स्टार के मोशन के स्टडी से ये पता चलता है कि इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। फर्मी टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से पता चला 2 लार्ज लोब्स ऑफ गामा रेज हैं जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर से 25,000 लाइट ईयर्स तक एक्सपेंड करते हैं। ये लोब्स गैलेक्सी के सेंटर के वायलेंट फिनोमेना से इजेक्ट होते हैं। गैलेक्सीज जो अपने न्यूक्लियाई से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं, उन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, रेडियो गैलेक्सीज, क्वार्सर्स और ब्लेजर्स कहते हैं। इन गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास मिलियंस या फिर बिलियन टाइम्स हमारे सन के मास से बड़ा होता है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर एक्सेलरेट करते हैं और जेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो इंटर गैलेक्टिक मीडियम में एक्सटेंड करते हैं। गैलेक्सीज के इंटरेक्शन, कोलिजन और मर्जर इनके एवोल्यूशन में क्रूशल रोल प्ले करता है। आखिर में हम प्रीमोर्डियल यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पे पहले स्टार्स की डेथ बहुत वायलेंट थी और गैलेक्सीज के इंटरेक्शंस और मर्जर्स से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती थी। हम यूनिवर्स को समझते हुए काफी दूर आ चुके हैं, पर फिर भी काफी क्वेश्चंस हैं
जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हाई एनर्जी फिजिक्स का एक फंडामेंटल रोल होगा यूनिवर्स कैसे काम करता है और उन पजलिंग इश्यूज को सॉल्व करने में जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ क्वेश्चंस अर्ली यूनिवर्स से रिलेटेड है, जैसे कि जब पहले स्टार्स बने थे, जब पहली एलिमेंट भी प्रोड्यूस हुई थी, ये एलिमेंट्स जो पूरे यूनिवर्स में फैल गया और आखिर में हमारे बॉडीज तक भी आ गई। साथ ही अर्ली यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स बने थे उनका रोल क्या था और कैसे उन्होंने गैलेक्सीज इंक्लूडिंग हमारा गैलेक्सी की लाइफ को शेप किया, ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। इस कॉन्टेक्स्ट में एंटीना ऑब्जर्वेटरी को जो एक लार्ज एक्सरे टेलीस्कोप है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसे डेवलप कर रही है, इन क्वेश्चंस का जवाब देने में मदद करेगा। स्टार्स की लाइट जो हिडन मैसेज लेके आती है एग्जॉटिक पार्टिकल्स के टोरेंट और खुद स्पेस के थ्रू, ये सब हमें यूनिवर्स की असली ग्रैंडुअर दिखाती है। इंसान जो कि अर्थ नाम के एक छोटे से प्लेनेट के सरफेस में बाउंडेड है, साइंस की मदद से विजिबल और इनविजिबल यूनिवर्स के लिमिट्स को ग्लिम्स करने में कैपेबिलिटी रखता है।